Hello guys, welcome back to Easy Study with Divya and this is the part 47 of our business study syllabus। और आज इसमें हम अपने कंट्रोलिंग चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज़ कंट्रोलिंग प्रोसेस। सो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट गाइज आई होप यू ऑल आर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड इफ यू आर लाइकिंग देम देन गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। सब पहला जो हमारा स्टेप होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस में, दैट इज़ सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी कि हमारे गोल को सेट करना। इन अ वे इसका मतलब यही है कि गोल को सेट करना, अपने स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना कि क्या आप अचीव करना चाहते हैं। ये बेसिकली हम प्लानिंग में ही कर लेते हैं, जो कि कंट्रोलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड्स आर दी क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड, यानी कि जब आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं तब आप उस समय के एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे मेज़र करोगे? ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए उनके साथ मेज़र करोगे। तो वो आपके एक क्राइटेरिया है जिनके साथ आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जिस टाइम पे आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं उस टाइम की एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप कंपेयर करते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड्स सेट मस्ट बी अचीवेबल, दैट इज़ विद इन द कैपेबिलिटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको मैंने पहले भी बता रखा है, जब प्लानिंग में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि प्लानिंग में होता क्या है, तो प्लानिंग में हम जो गोल्स डिसाइड करते हैं वो मैंने पहले भी बताया था कि दैट गोल शुड बी विद इन योर लिमिट्स, विद इन योर कैपेबिलिटीज़। ऐसा नहीं कि आप अपने कैपेबिलिटीज़ के बाहर ही गोल सेट कर लो जो कि अचीवेबल ही ना हो, अटेनेबल ही ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर तो नेगेटिव ही हमारे पास रिजल्ट आएगा। सो कहीं ना कहीं अपनी कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स कीजिए, अपने गोल्स फिक्स कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैनेजर शुड ट्राई टू सेट स्टैंडर्ड्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ये चीज़ भी हमने प्लानिंग में डिस्कस की थी। दो कंसेप्ट डिस्कस किए थे कि गोल शुड बी अटेनेबल, गोल्स ऐसा होना चाहिए जो कि अचीवेबल हो, हमारे कैपेबिलिटीज़ के अंदर हो, और दूसरी चीज़ गोल्स हमारे जितना हो सके हम अपने गोल्स को क्वांटिटेटिव टर्म्स में अगर डिफाइन करें तो उसको अचीव करना उतना ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही बात की जा रही है कि फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस का, वो हम प्लानिंग में ही कर देते हैं, दैट इज सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, यानी कि अपने गोल को फिक्स करना। उस गोल के अगेंस्ट, उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं जब आप कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं, और वो जो गोल है दैट शुड बी अटेनेबल, वो गोल जो आप फिक्स कर रहे हैं वो अचीवेबल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैनेजर्स को ये ट्राई करनी चाहिए कि जितना हो सके उतना ज़्यादा उसको एक क्वांटिटेटिव टर्म में डिस्क्राइब करें, अपने गोल को क्वांटिटेटिव टर्म्स में सेट करें। ओके, एंड स्टैंडर्ड सेट शुड बी फ्लेक्सिबल। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आप अपने स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर रहे हैं गाइस, जब आप अपने गोल्स को फिक्स कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि वो फ्लेक्सिबल हो। ऐसा नहीं कि आपने उन्हें सेट कर दिया और वो रिजिड हैं और वो चेंज नहीं हो सकते, मतलब जो स्टैंडर्ड एक बार फिक्स हो गया बस वही रहेगा, नहीं। क्योंकि आप सभी को पता है, देखिए एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, किसी भी डायमेंशन में कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है। तो उस समय पर आपके लिए अगर वो आपके स्टैंडर्ड्स आपने जो फिक्स किए हैं वो अगर रिजिड होंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने गोल्स को अचीव करना। तो कहीं ना कहीं मैनेजर शुड ट्राई कि वो अपने गोल्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखे, अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़े से फ्लेक्सिबल रखे, ताकि टाइम के साथ होने वाले चेंजेस के साथ वो अपने गोल्स में भी, अपने स्टैंडर्ड्स में भी कुछ मॉडिफिकेशंस ला सके, जिससे कि अपने गोल्स को अचीव करने में, अटेन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप। अब जब हमने गोल फिक्स कर लिया, स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश कर लिए, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है मेजरिंग परफॉर्मेंस, यानी जिस टाइम पे हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं गाइस उस टाइम की क्या परफॉर्मेंस है, उस टाइम क्या चल रहा है वो चेक करना, दैट इज़ योर मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड दैट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ओके, एग्जाम्पल पर्सनल ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये जो मेजरमेंट है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, पर्सनली ऑब्जर्व करके कर सकते हैं, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोग्रेस रिपोर्ट देख के कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो परफॉर्मेंस किस वे में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितनी है, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, ये सब मेजर करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस देखनी है तो कहीं ना कहीं आप सेल्स में कितनी इंक्रीमेंट हुई है, कितना मार्केट शेयर बढ़ रहा है आपका, वो चीज़ देख के आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो आप ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पीसेस कितनी बन रही है एक महीने में और हर पीस की क्वालिटी कैसी है। तो ये सब चेक करके आप कहीं ना कहीं
अपने परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमने प्रोडक्शन की बात की, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो वो हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक नहीं कर सकता, तो वहाँ पे हम रैंडम सैंपल्स उठाते हैं और रैंडम सैंपल्स की क्वालिटी चेक करते हैं, ताकि, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो उसके लिए ये उसकी कैपेबिलिटी के अंदर ही नहीं कि वो हर एक सैंपल, हर एक प्रोडक्ट के यूनिट की क्वालिटी को चेक करता रहे। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्स होते हैं, तब जो एग्जामिनर चेक करने आते हैं, कई दफ़ा प्रिंसिपल्स आ जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, या जो कोई भी इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो आते हैं, एंड सडनली वो किसी भी बच्चे को उठा के उनको चेक करना स्टार्ट कर देते हैं कि कहीं इसके पास किसी और की शीट तो नहीं, कहीं कोई चिट्स तो नहीं इनके पास, तो वो रैंडमली किसी को भी चूज़ करके उनको चेकअप करना उनका स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करे, तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, रैंडमली किसी भी पर्टिकुलर एक सैंपल को उठा के उनकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे गलती है, क्वालिटी ख़राब है, तो फिर उनको ध्यान देना पड़ेगा कि वो हर एक क्वालिटी को चेक करें, बट अगर सही जा रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट मेजरमेंट शुड बी डन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टास्क, हाउएवर वेयर एवर पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ वर्क शुड बी डन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा माना जाता है कि जब टास्क कंप्लीट हो गया है तभी मेजरमेंट होनी चाहिए काम की, लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जब भी पॉसिबल हो हम तभी अपनी चेकिंग स्टार्ट कर दें, ताकि, क्योंकि ज़्यादा देर अगर हो गई तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने क्वालिटी चेकअप की एग्जांपल लिया, तो जब भी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्ट्स जब बन गए तभी आप उनकी क्वालिटी चेक करें, आप बीच में भी क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि माल सही जा रहा है या नहीं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स सही बन रहे हैं या नहीं। तो जब भी पॉसिबल हो वहाँ पर आपकी मेजरमेंट हो जानी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, राइट, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वहाँ पर हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं। अब देखिए कि आपका गोल है मेन बेसिकली बोर्ड्स में 90+ लाना, ठीक है। उसके लिए आपके पास प्री बोर्ड्स आएंगे। प्री बोर्ड्स के टाइम पे आपने सोचा कि मैं वहाँ पे चेकअप कर लूँगी, अपने परफॉर्मेंस को कंट्रोलिंग करूँगी वहाँ पे। प्री बोर्ड्स का जो रिजल्ट आएगा वहाँ से फिर मैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करूँगी कि मैं सही जा रही हूँ या नहीं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि आप प्री बोर्ड्स के टाइम पर ही चेक करें, उससे पहले भी कई सारे एग्ज़ाम स्कूल से होते हैं या फिर आपके क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं। तो ये सब क्यों होते हैं, ताकि आप पहले भी अपने जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करते रहें। जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ पे अपने परफॉर्मेंस को आप चेक करें और ये देखें कि आप सही जा रहे हैं या नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी जब पॉसिबल हो तभी कंट्रोलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि ज़्यादा देर अगर हो गई तो फिर दिक्कत होगी। तो देर ना हो और आप जल्दी से चेक कर सकें कि आप सही जा रहे हैं या नहीं, या फिर अगर कोई डेविएशन है तो उसको करेक्ट कर सकें। सो ज़रूरी नहीं कि जब टास्क कंप्लीट होगा तभी आप चेक करेंगे, जहाँ पॉसिबल है आप वहाँ पर ज़रूर कीजिए, ठीक है, मेजरमेंट अपने टास्क की। अब थर्ड जो स्टेप है, सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप क्या था कि स्टैंडर्ड्स हमने फिक्स कर दिए। सेकेंड स्टेप क्या था कि हमें जिस टाइम पे हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं उस टाइम की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है उसको हमने मेजर कर लिया। नाउ व्हाट, नाउ द थर्ड स्टेप इज टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो आपने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए थे फर्स्ट स्टेप में और जो आपने मेजर किया अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को सेकेंड स्टेप में, अब उन दोनों को आप कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन से क्या होगा, कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशंस बिटवीन एक्चुअल एंड द डिजायर्ड रिजल्ट्स, यानी कि जो आपने जैसे आपने सेट किया अपना गोल कि मुझे 90+ लाना है और आप प्री बोर्ड्स के टाइम पे अपनी चेकिंग कर रहे हैं, अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस देख रहे हैं और आपने देखा कि आप सिर्फ 70% के लाइन में अटकी हुई हैं, तो वहाँ पे आप कंपेयर करेंगे अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को यानी 70% को विद योर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड यानी कि 90% के साथ। तो आपको पता चल गया ना कि क्या डेविएशन है, 20% की डेविएशन आ रही है यहाँ पे। तो इस कंपैरिजन से क्या हुआ, आपको अपने डेविएशन का पता चल गया। Now the comparison becomes easier when standards are set in quantitative terms। बहुत ही सिंपल सी बात है, सबको ही पता है कि जब कोई भी चीज़ न्यूमेरिकल टर्म्स में होती है तो उसको कंपेयर करना बहुत ही आसान हो जाता है रैदर कि क्वालिटेटिव टर्म्स में। क्वालिटेटिव टर्म्स में आप चीज़ों को नहीं कर सकते कंपेयर, ना ही मेजर कर सकते हैं ना ही कंपेयर कर सकते हैं। अगर मेजर ही नहीं हो सकता तो कंपेयर तो बहुत दूर की बात है। तो ये एक लिमिटेशन भी होता है जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि आप हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एस्पेक्ट को आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। तो जब डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते तो कंपैरिजन कैसे होगी, और वहाँ पे डेविएशन फाइंड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि अपने गोल्स को जितना हो सके उतना आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिस्क्राइब कीजिए, क्वांटिटेटिव टर्म्स में इस्टेब्लिश कीजिए, ताकि कंपैरिजन बहुत इजीली हो सके और आप डेविएशंस इजीली फाइंड कर सकें और उसके लिए करेक्टिव मेजर्स भी ले सकें, ठीक है। सो कंपैरिजन बिकम्स ईजियर व्हेन स्टैंडर्ड्स are set in quantitative terms. Next,
फोर्थ जो आपका होता है वो होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये, कि एनालाइजिंग डेविएशन, यानी कि जब आपने कंपैरिजन कर ली, अब आप अपने डेविएशन को ढूंढेंगे। अब आपको ये तो पता चल गया कि डेविएशन आ रही है, ये तो हमें पता चल गया कि 90% और 70% के बीच 20% की डेविएशन आ रही है, लेकिन अब वो डेविएशन आ क्यों रही है, क्यों ऐसा हुआ, तो उस चीज़ को एनालाइज करेंगे, ढूंढेंगे, उस कारण को हमें ढूंढना, दैट इज़ व्हाट यूर एनालाइजिंग डेविएशन, कि क्यों डेविएशन हो रही है। अब उस चीज़ को हम स्कैन करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट यूर एनालाइजिंग डेविएशन। सो इसके दो बेसिक पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसका मतलब ये कि मेन पॉइंट पे ध्यान दो, मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे ध्यान दो। इट इज़ नीदर इकोनॉमिकल नॉर ईजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, स्पेसिफिकली तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी बड़ी होती हैं, तो वहाँ पे हर एक काम को चेक करना, हर एक काम पे ध्यान देना, ना ही तो आपका चीप होगा, इकोनॉमिकल होगा, ना ही तो आपके बस की बात है कि आप हर एक काम पे ध्यान दे सकें। तो इससे क्या है, thus controlling should be focused on key result areas, KRAs, which are critical to the success of an organization। यानी कि controlling should be focused on the key result areas, मतलब जो main important areas हैं उन पे ही controlling का main focus होना चाहिए, वहीं पे ज़्यादा checking होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस area में कोई दिक्कत हुई तो वहाँ पे आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र करना पड़ जाएगा। बिकॉज इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट द क्रिटिकल पॉइंट, यानी जो मेन पॉइंट है वहाँ पे अगर कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हो गई, किसी तरह की कोई डेविएशन आ गया, तो वहाँ पे द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू सफ़र। सो आपको मेन एरियाज पे, क्रिटिकल पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, रादर कि आप हर एक काम पे ध्यान दें, क्योंकि देखिए हर एक काम पे ध्यान देना किसी की बस की बात है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली यू शुड ट्राई, द मैनेजमेंट शुड ट्राई कि वो वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है। अब इसका एक एग्जांपल बताऊँ, एक नॉर्मल सा या सिंपल सा एग्जांपल लेके देखिए कि एक, अगर आपको कहीं बाहर जाना होता है, नॉर्मली आपको वॉक पे जाना है, इवनिंग वॉक पे, या फिर आपको किसी जनरल स्टोर पे कुछ लाने जाना है, तो एक बात बताइए, क्या आप अपने शर्ट को बहुत अच्छे से प्रेस करके और बहुत अच्छे से टाई वाई लगा के बहुत अच्छे से मुंह वूह धो के जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, अगर आप किसी जनरल स्टोर पे कुछ लाने जा रहे हैं, तो वो चीज़, वहाँ पे जो पर्सन आपको मिलेंगे, वो पर्सन आपके लिए उतना मैटर नहीं कर रहे हैं, वो आपको जज नहीं करेंगे, ना ही तो उन पर्सन की वजह से आपके लाइफ में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर उसी जगह पे आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं अपने ऑफिस की, जिस मीटिंग का काफ़ी, अगर वो मीटिंग सक्सेसफुल हो गई तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिव, अच्छा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ेगा, तो वहाँ पे आप ज़रूर बहुत ही वेल ड्रेस्ड होके खुद को अच्छे से तैयार करके जाओगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अगर, वहाँ पे जो लोग आपको मिलेंगे मीटिंग में, अगर वो आपसे इम्प्रेस हो गए, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पे भी हो रही है कि आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ का आपके ऑर्गेनाइजेशन पे एक्चुअल इम्पैक्ट पड़ सकता है और बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, चाहे वो किसी भी वे में हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है और उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दिया जाना चाहिए, रादर कि आप हर एक चीज़ पे ध्यान दें, ठीक है। तो और हर एक चीज़ पे ध्यान देने किसी की बस की बात है भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इसी का दूसरा पार्ट जो होता है, पहला पार्ट एनालाइजिंग डेविएशन के दो पार्ट्स हैं, दो तरीके बताए गए हैं कि इन तरीकों से आप डेविएशंस को पहचान सकते हैं। पहला तरीका ये कि जो मेन इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनमें ध्यान दीजिए, उनमें देखिए कि क्या डेविएशंस आ रही हैं। और दूसरी चीज़, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, या यू कैन से कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू विल एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। अगर आप हर चीज़ को कंट्रोल करने का ट्राई करोगे, हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल करने का ट्राई करोगे, तो कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, है ना। कहा जाता है कि एक चीज़ पे ध्यान दो, 1000 चीज़ों पे ध्यान मत दो, क्योंकि अगर 1000 चीज़ों पे ध्यान दोगे तो एक चीज़ पे भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाओगे। सो दैट इज़ व्हाट इज सेड ओवर हियर कि आप हर एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते, किसी की बस की बात है ही नहीं। और अगर देने की कोशिश करेंगे तो किसी एक चीज़ पे भी अच्छे से ध्यान नहीं जाएगा। Thus only significant deviations which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of the management। यानी कि अगर आपको हर महीने सेल्स में 10% इंक्रीमेंट चाहिए, 10% इंक्रीमेंट तो होनी ही चाहिए सेल्स में हर महीने, ये आपका टारगेट है। अब आप कह रहे हैं कि चलो ठीक है, 1-2% अगर ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई बात नहीं, इतनी डेविएशन हम सह लेंगे। लेकिन अगर सडनली 10% की जगह 5% ही इंक्रीमेंट हो रही है सेल्स में, तो वहाँ पे दिक्कत है। उस चीज़ को हम नहीं जाएंगे और उस चीज़ को फिर हम अपना वहाँ पे हम कंट्रोलिंग करना और चेक करना स्टार्ट कर देंगे कि क्यों इतनी बड़ी डेविएशन आ गई, क्योंकि 5% की डेविएशन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे,
क्योंकि ये हमारे परमिसिबल लिमिट यानी जितनी लिमिट परमिटेड थी, परमिटेड यानी अलाउड थी, 1 और 2% की लिमिट इज़ अलाउड, बट 5% की लिमिट इज़ नॉट अलाउड। तो ये आपके परमिसिबल लिमिट के अगेंस्ट जा गया, बाहर चला गया, तो वहाँ पे हम डेविएशन को चेक करेंगे और वहाँ पे कंट्रोलिंग करेंगे। अब इसका एक और एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है गाइस। आप सबको पता है कि जो मम्मी होती हैं वो काफ़ी अपने बच्चों की शिकायतें, बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी शरारतें होती हैं जो अपने पापा से छुपा देती हैं। उन्हें पता चल भी जाती है अगर मम्मी को, तो वो अपने हस्बैंड को नहीं बताती काफ़ी सारी शिकायतें अपने बच्चों की, स्पेशली जो सन होते हैं उनकी, तो दे आर काफ़ी फॉन्ड ऑफ देयर सन, राइट। सो वो नहीं बताती, बट देन अगर उनका बेटा कोई बहुत बड़ी गलती करके आए, बहुत ज़्यादा बड़ी, जो कि परमिटेड लिमिट से बाहर है, तो कहीं ना कहीं वो उस गलती को ज़रूर अपने हस्बैंड को बताएंगी, क्योंकि वहाँ पे अगर उन्होंने वो गलती छुपाई तो हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में उनको बहुत बुरा आउटकम देखना पड़े इस चीज़ का। सो दैट इज़, उन्होंने ये क्यों बताया? वो छोटी मोटी गलतियाँ तो छुपा देती थी, लेकिन अगर बहुत बड़ी गलती उनके बेटे ने की तो वो वहाँ पे नहीं छुपाएंगे, क्योंकि वो अलाउड लिमिट से एक्सीड होके अलाउड लिमिट से बाहर की गलती थी। तो इसलिए यहाँ पे छुपाना इज़ नॉट गुड। यहाँ पे चेकिंग करना, कंट्रोलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी गलती इन्होंने क्यों की। दूसरा एग्जांपल नॉर्मल सा, कि अगर आपने सेट किया कि 90 आपके आने हैं, आपने प्री बोर्ड में बोला कि 90 में से 90 आने चाहिए, लेकिन आपके आ गए 85, तो कोई बात नहीं, ठीक है 85 इतना डेविएशन चलता है, लेकिन सडनली आपके आ गए 45, यानी एकदम ही आधा। आपने सेट किया था 90, आ गया 45, तो यहाँ पे आपके चेक करने की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे कंट्रोलिंग करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डेविएशन काफ़ी बड़ा है, आपके परमिसिबल लिमिट से वो बाहर है। सो दैट शुड बी ब्रॉट इनटू योर कंसर्न, इनटू योर नॉलेज, ओके। तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी जो डेविएशंस बहुत बड़ी होती हैं, जो अपने परमिसिबल लिमिट से बाहर की होती हैं, वो ही मैनेजमेंट के नोटिस में डाले जाना चाहिए। बाकी छोटी मोटी डेविएशंस को इग्नोर भी किया जा सकता है, ओके। सो ये हो गए हमारे 4 स्टेप्स। अब लास्ट स्टेप जो होता है आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस का, वो होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब जब आपने परफॉर्मेंस चेक की, मेजर किया, उसको कंपेयर किया, उसके बाद डेविएशंस पता लगाई, क्या डेविएशन और डेविएशन के कारण के बारे में भी पता लगा लिया, तो अब क्या करोगे? जब कारण पता चल गया, जब आपको ये पता चल गया कि आप 70% की लाइन में इसलिए अटकी थी क्योंकि आप फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी, आप खेलकूद में ज़्यादा ध्यान दे रही थी, तो अब आप क्या करोगे? करेक्टिव एक्शन लोगे। अब खेलकूद बंद, फ़ोन बंद, एवरीथिंग बंद और पढ़ाई पे ध्यान। तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है, जब उनको कारण पता चल जाता है अपने डेविएशन का, तो वो क्या करेंगे? आप करेक्टिव एक्शंस लेंगे। सो हेयर नो करेक्टिव एक्शन व्हेन डेविएशंस आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। यहाँ पे भी सेम वही बात कि अगर डेविएशन छोटी मोटी है, थोड़ी बहुत है, परमिसिबल लिमिट के अंदर ही अंदर है, तो उसके लिए कोई करेक्टिव एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत तो चलता रहता है। लेकिन अगर डेविएशंस आर बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज, यानी आपके बियॉन्ड है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे इमीडिएट करेक्टिव एक्शन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अब इसका भी एक बहुत सिंपल सा और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेके बताऊँ तो, जैसे कि आप मान लीजिए आप घर से बाहर गए शॉपिंग करने और आपको याद आया कि आपने घर में लाइट्स ऑन छोड़ दी है, स्विचेस ऑन है लाइट्स के, तो वहाँ पे इतना तो चलता है। अब आप बहुत दूर आ गए हैं, तो आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इतना कुछ होगा नहीं, वैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए, बट देन स्टिल आप ऐसे सोचोगे कि चलो इससे कोई बड़ा हार्म नहीं होगा हमारे घर का, मैं आके बंद कर दूंगी, 1-2 घंटे में वापस आ ही जाना है, मैं आके बंद कर दूंगी। लेकिन वहीं पे आप बाहर गए और शॉपिंग के लिए जा रहे हैं आप, और आपको सडनली याद आया कि मैंने गैस का जो रेगुलेटर था वो तो ऑन ही छोड़ दिया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप इमीडिएट करेक्टिव एक्शन लोगे, यानी जल्दी से आप घर वापस आएंगे, आप अपने गैस को बंद करेंगे, क्योंकि अगर आप ये नहीं लेते तो इसका इम्पैक्ट, इसका जो इफेक्ट होगा वो काफ़ी बड़ा होगा और वो आपके एक्सेप्टेबल रेंज के बाहर होगा। तो यहाँ पे सिमिलरली आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ हो कि जब आपके डेविएशंस या आपकी गलतियाँ एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर हो जाती हैं, तो वहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेना और इमीडिएटली लेना वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि, और आप करेक्टिव एक्शंस किस तरीके से ले सकते हैं? आप अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करा सकते हैं। अगर वो काम एफिशिएंटली नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा हो कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए मे बी वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं अपने एफर्ट्स और रिसोर्सेज की, तो आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए। या फिर अगर आपका डिले हो रहा है, किसी काम को आपको जल्दी से करना था लेकिन आपका डिले जा रहा है, वो लिमिट एक्सीड हो रही है, टाइम लिमिट, तो वहाँ पर आप ओवर टाइम कराने की परमिशन ले सकते हैं। या फिर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारा आपने कर लिया, मतलब बहुत सारे
पैंतरे आजमा लिए, फिर भी आपका जो काम है वो ठीक से नहीं हो रहा, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपने जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए थे वही गलत थे, है ना। वही मे भी आपके जो लिमिट है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ है उससे मे भी बाहर हो सकते हैं। तो वहाँ पे अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना, अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज करना भी पड़ता है। इसलिए बताया गया था कि स्टैंडर्ड्स को फ्लेक्सिबल रखा जाना चाहिए ताकि आप उसमें मॉडिफिकेशंस ला सके। और स्टार्टिंग में ही ये डिफाइन कर लीजिए कि आपकी कैपेबिलिटीज़ कितनी है और उसी के अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स कीजिए। अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप सिर्फ पास होने वाले बच्चे हैं तो आप पास होने तक का ही स्टैंडर्ड तैयार कीजिए ना। आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं 90% ले आऊँगी बोर्ड में, तो ये तो फिर आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये आपके अटेनेबल लिमिट से ही बाहर है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे पांचों के पांचों स्टेप कंट्रोलिंग प्रोसेस के समझ आए हो। सबसे पहला सेटिंग स्टैंडर्ड, जो कि हम प्लानिंग में ही कर लेते हैं, जिसमें गोल्स हमारे विद इन द लिमिट्स होने चाहिए, विद इन द कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ वो हमारे क्वान्टिटेटिव टर्म्स में जितना हो सके हम उसको क्वान्टिटेटिव टर्म्स में डिस्क्राइब करें। सेकेंड, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जिस टाइम पे आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, उस टाइम के एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करिए। उसके बाद उसको सेटिंग जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए थे उनके साथ कंपेयर कीजिए एक्चुअल परफॉर्मेंस को। उसके बाद जो डेविएशंस आपने ढूंढ ली कंपैरिजन में, उसके कारण को ढूंढिए कि क्यों डेविएशन आई, दैट इज एनालाइजिंग डेविएशन, जिसमें आपके दो मेन पॉइंट्स थे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड योर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एंड देन लास्ट वाज योर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, यानी कि करेक्टिव एक्शन लीजिए ताकि आप अपने आप को वापस सही रास्ते पे लेके आ सकें, राइट ट्रैक पे लेके आ सकें। ओके, सो ये हो गए हमारे सारे स्टेप्स। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो। अगर आई है गाइज देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग इजी स्टडी विद दिव्या। थैंक यू सो मच गाइज।